वेलकम बैक टू आरबीआई स्टूडियो। आज हम बात करने वाले हैं केजीएफ मूवी के बारे में। इस मूवी की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है पर थोड़ी कॉम्प्लेक्स भी है और अभी फिल्म का दूसरा पार्ट यानी कि सेकेंड चैप्टर भी आने वाला है। लेकिन सेकेंड पार्ट को देखने के लिए आपको इसका पहला पार्ट समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए मैं आज आपको केजीएफ मूवी के चैप्टर 1 की स्टोरी को शॉर्ट में समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है 1981 में, जहां इंडिया की प्राइम मिनिस्टर रमिका सेन एक डेथ वारंट पर साइन कर रही होती हैं शहर के सबसे खतरनाक माफिया के खिलाफ, जिसका नाम है रॉकी, और यही हमारी मूवी का मेन हीरो है। प्रेसिडेंट साहिबा कहती हैं कि यह बहुत ही खतरनाक आदमी है और इस वारंट की बात इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। अब रॉकी इस डेथ वारंट के अकॉर्डिंग मारा जाता है या नहीं, यह हमें मूवी के सेकेंड पार्ट में पता चलेगा, जो कि 14 अप्रैल 2022 को आने वाली है। अब मूवी पहुंचती है सीधे 2018 में, जहां हम एक फेमस जर्नलिस्ट दीपा हेगड़े को देखते हैं, जिसे एक बुक मिलती है जिसका नाम है एल डोराडो, जो कि रॉकी की पूरी लाइफ पर लिखी गई है। और इस बुक के बारे में बात करते हुए वह कहती है कि आखिर इस बुक में ऐसा क्या है जिसकी वजह से गवर्नमेंट इसे पब्लिक होने से रोक रही है और इसकी सारी कॉपियों को भी जला दिया गया। तो उस न्यूज़ चैनल के ऑनर कहते हैं कि दीपा, इस किताब का जो लेखक है ना, वो कोई साधारण लेखक नहीं है। वह अपने लिखे हुए हर एक शब्द को 100 बार सोचकर लिखता है। तो अगर उसने यह किताब लिखी होगी तो इसके पीछे जरूर कोई सच्ची कहानी है। तो दीपा कहती है कि क्यों ना यह कहानी उसी के मुंह से सुनी जाए। और अब यहाँ पर बुलाया जाता है आनंद जी को, यह जानने के लिए कि आखिर उनकी इस बुक में कितनी सच्चाई है। इस बुक का नाम है एल डोराडो, जिसका मतलब है सोने का साम्राज्य। अब आनंद जी खुद इस किताब की कहानी को बताना शुरू करते हैं और कहते हैं, बात है 1951 की, जब कर्नाटक के कोलार डिस्ट्रिक्ट में एक कुएं की खुदाई के दौरान वहां के किसानों को कुछ अजीब से पत्थर मिलते हैं। फिर उस जगह की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कुछ गवर्नमेंट के ऑफिसर आते हैं और यहाँ पर एक आदमी भी होता है जिसका नाम था सूर्यवर्धन, जो उस एरिया का दबंग और काफ़ी पावरफुल आदमी था। और जैसे ही यह बात पक्की हुई कि यह पत्थर सोने के हैं, तो हर्षवर्धन ने सभी गवर्नमेंट ऑफिसर को मार डाला ताकि यह खबर किसी तरह से बाहर ना जाए। और जिस दिन यह घटना हुई उस दिन पास के गांव में एक बच्चे का जन्म होता है, जो कि इस मूवी का मेन हीरो होने वाला है, और इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब कोलार में गोल्ड निकलने की वजह से वह जगह कहलाई कोलार गोल्ड फील्ड्स यानी केजीएफ। यह एक असली जगह है जो कि कर्नाटक स्टेट में है, जहां किसी ज़माने में गोल्ड माइनिंग हुआ करती थी, पर अब किसी कारणवश बंद हो चुकी है। केजीएफ तो असली जगह है, पर मूवी की स्टोरी असली नहीं है, यह सिर्फ एक स्टोरी मात्र है। सो बैक टू द स्टोरी। सूर्यवर्धन ने उस जगह को गवर्नमेंट से 99 सालों के लिए लीज पर ले लिया और उसने वहां नराची नाम की एक कंपनी बनाई और वहां सबको ऐसा दिखाया कि यह एक लाइमस्टोन माइन है, यानी चूने के पत्थर की खदान। सूर्यवर्धन कई लोगों को जबरदस्ती नराची में लाकर माइनिंग करवाता था। इस कंपनी को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए उसने 5 पार्टनर बनाए, जो कि हैं कमल, एंड्रयूस, राजेंद्र देसाई, गुरु पांडियन और सूर्यवर्धन का भाई अधीरा। अधीरा को छोड़कर बाकी सभी पार्टनर केजीएफ से बाहर दूसरे शहरों में रहकर बिजनेस संभालते थे। उनका यह गोल्ड स्मगलिंग का बिजनेस काफ़ी जोरों से चल रहा था। लेकिन 1978 में सूर्यवर्धन को हार्ट अटैक आया और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, जिसके बाद कंपनी के सभी पार्टनर केजीएफ पर कब्जा करने की सोचने लगे। तभी सूर्यवर्धन ने इस बीमारी के हालत में अपने बेटे गरुणा को इस कंपनी का मालिक बना दिया। लेकिन यह बात उसके भाई अधीरा को पसंद नहीं आई। उसने गरुणा को मारने की कोशिश की, पर वह कामयाब नहीं हुआ। लेकिन गरुणा अधीरा को मारने में कामयाब हो गया और अब गरुणा पूरे साम्राज्य पर राज करने लगा। वह बहुत ही जालिम था, इसलिए सभी पार्टनर उससे बहुत नफरत करते थे। यह तो रही मूवी के बाकी कैरेक्टर्स की बात, और अब चलते हैं हमारी मूवी के मेन कैरेक्टर की तरफ, जिसका नाम है रॉकी। रॉकी का असली नाम था राजा कृष्ण अप्पा वेदिया, जिसकी माँ विधवा और बहुत गरीब औरत थी। जब राजा 10 साल का था तब उसकी माँ बीमारी से मर गई, लेकिन मरने से पहले उसने अपने बेटे से एक वचन लिया था कि उसे बड़ा होकर बहुत ही ताकतवर और अमीर आदमी बनना होगा, ताकि वह खुद भी अच्छी तरह से जी सके और दूसरों की भी मदद कर सके। इस वादे को पूरा करने के लिए राजा मुंबई चला गया और वहाँ उसने अपना नया नाम रखा, रॉकी। रॉकी ने अपनी हिम्मत और दिलेरी से मुंबई के डॉन शेट्टी का दिल जीत लिया और उसके लिए काम करने लगा। धीरे धीरे रॉकी काफ़ी पावरफुल बन गया। वह अच्छों के लिए बहुत अच्छा था और बुरों के लिए बहुत ही बुरा। वो डॉन शेट्टी का खास आदमी बन गया और मुंबई में गोल्ड स्मगलिंग का पूरा काम संभालने लगा। अब रॉकी की बहादुरी के चर्चे दूर दूर तक होने लगे थे और वह बहुत फेमस हो गया था। फिर 1978 में शेट्टी का बॉस एंड्रयूस
जो कि केजीएफ के पार्टनर में से एक है, वह रॉकी को एक काम सौंपता है और काम पूरा करने के बदले रॉकी को पूरी मुंबई ऑफर करता है। अब इस काम के लिए रॉकी को बेंगलोर जाना पड़ता है और बेंगलोर में राजेंद्र देसाई, जो कि केजीएफ का एक और पार्टनर है, रॉकी से कहता है कि उसे गरुणा को मारना होगा। अब सभी पार्टनर्स एक प्लान बनाते हैं और गरुणा को उसके पिता सूर्यवर्धन की मूर्ति के अनावरण के बहाने बेंगलोर बुलाते हैं। लेकिन गरुणा इन सबसे एक कदम आगे होता है और उसे पहले ही इनके प्लान के बारे में पता चल जाता है, इसलिए वह अपनी पूरी तैयारी के साथ आया था। साथ ही उसने अपने पिता की मूर्ति को भी अपनी मूर्ति से बदल दिया था, जिसकी भनक तक बाकी के पार्टनर्स को नहीं लगी थी। अगर गरुणा चाहता तो अपने सभी दुश्मनों को यहीं पर मार सकता था, लेकिन उसने एक कसम खाई थी कि वह अपने पिता के जिंदा रहते किसी भी पार्टनर को नहीं मारेगा। इसलिए वह अपने किसी भी पार्टनर को बिना नुकसान पहुंचाए वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद सभी पार्टनर्स के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी, क्योंकि उन्होंने शेर की पूंछ पर पैर रख दिया था। लेकिन रॉकी यहाँ पर फैसला करता है कि वह गरुणा को उसके घर में ही घुसकर मारेगा। अब सभी पार्टनर्स इस नए प्लान पर काम करना शुरू करते हैं और एक अंदर के आदमी के जरिए केजीएफ की कुछ खुफिया जानकारी रॉकी को देते हैं। केजीएफ यानी नराची में काम करवाने के लिए बहुत से लोगों को जबरदस्ती उठाकर लाया जाता था। ऐसे ही जब गरुणा के आदमी एक गांव में लोगों को उठाने के लिए गए, तब रॉकी भी वहां पर पहुंच गया और वह उन गांव के लोगों में शामिल होकर नराची में घुस गया। वहां जाने के बाद उसे समझ आता है कि वह जगह कितनी खतरनाक है। वहां लगभग 20,000 लोगों को बंदी बनाकर रखा गया था। हर किसी से 12 घंटे काम कराया जाता और कमजोर लोगों को मार दिया जाता। वहां के गार्ड्स बहुत ही खतरनाक थे, जो नियम तोड़ने वाले लोगों को तुरंत ही गोली मार दिया करते थे। नराची में माइनिंग से थोड़ी ही दूर पर गरुणा का महल था, जहां उसके पिता और उसके भाई साथ में रहा करते थे। इस महल की सुरक्षा बहुत ही मजबूत थी और कोई भी यहाँ आसानी से नहीं आ जा सकता था। लेकिन रॉकी ने वहां पर रहकर उस जगह का अच्छी तरह से मुआयना कर लिया था और उसने गरुणा के महल तक पहुंचने का रास्ता भी ढूंढ लिया था। अब बस वह सही मौके की तलाश में था। वहां रहते रहते रॉकी ने कई लोगों को बुरी तरह से मरते हुए देखा। पहले तो वह चुप रहा, लेकिन एक दिन जब वहां के गार्ड्स एक अंधे बूढ़े आदमी को मारने वाले होते हैं, तब रॉकी खुद को रोक नहीं पाता और वह उस बूढ़े आदमी को बचाने के लिए वहां के 23 गार्ड्स को मार देता है, जिससे वह सबकी नज़र में हीरो बन जाता है। अब रॉकी उन 23 गार्ड्स की लाशों को जलाकर अपने लोगों को एक सिग्नल देता है कि अब वह पूरी तरह से तैयार है। और तभी एक बड़ा राज सामने आता है कि सूर्यवर्धन का दूसरा बेटा विराट अपने भाई गरुणा को ही मारने के प्लान में शामिल है। विराट अपने भाई से बिल्कुल अलग था और वह दिल का बहुत अच्छा था। उसी ने नराची की सभी खुफिया जानकारी दूसरे पार्टनर्स तक पहुंचाई थी ताकि रॉकी अंदर घुस सके। और अब रॉकी का सिग्नल मिलते ही विराट भी तैयार हो जाता है, लेकिन गार्ड की गैर मौजूदगी और आग को देखकर गरुणा के लोग भी सतर्क हो जाते हैं और वह चेक करने के लिए उस जगह पर जाने लगते हैं। तभी विराट उनका ध्यान भटकाने के लिए अपने पिता को ही मार देता है। अब सूर्यवर्धन के मरने की खबर सुनकर सब के सब लोग वहां पर वापस लौट आते हैं और रॉकी बच जाता है। अब गरुणा अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के बाद यह तय करता है कि वह काली पूजा के बाद सबकी खबर लेगा। गरुणा हर साल पूजा में 3 बकरों की बलि चढ़ाया करता था, लेकिन वह इस साल बकरों की जगह 3 इंसानों की बलि देने वाला है। यह तीनों वह थे जो उसे मारने के लिए आए थे, लेकिन किसी वजह से पकड़े गए और इन्हें एक खास तरह के कमरे में कैद करके रखा गया था। अब जैसे ही गरुणा पूजा करने के लिए निकलता है, तब रॉकी सबसे छुपकर उस कमरे तक पहुंच जाता है जहां पर उन 3 लोगों को रखा गया था। रॉकी उनमें से एक आदमी को मारकर उसकी जगह ले लेता है। फिर इन तीनों लोगों को पूजा के लिए लाया जाता है और इस पूजा में नराची के सभी गार्ड्स और 20,000 काम करने वाले सभी लोग शामिल थे। गरुणा पूजा शुरू करता है और 2 लोगों की बलि चढ़ा देता है, लेकिन जब रॉकी की बारी आती है तब वह सबकी पकड़ से छूटकर गरुणा की तलवार लेकर उसी का गला काट देता है। रॉकी ने हजारों लोगों के सामने गरुणा को मार डाला और यह खबर आग की तरह चारों तरफ फैल गई और केजीएफ के चारों पार्टनर्स यह सोच रहे थे कि अब वहां पर उनका राज होगा। लेकिन रॉकी के दिल में तो कुछ और ही था। वह यहाँ मुंबई जीतने के लिए नहीं आया था, बल्कि उसे तो पूरा केजीएफ चाहिए था। और अगर वह चाहता तो गरुणा को बेंगलुरु में ही मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। रॉकी उसे केजीएफ में ही सबके सामने मारना चाहता था ताकि वह वहां पर राज कर सके। अब गरुणा के मरते ही उसके गार्ड्स रॉकी को मारने के लिए तैयार हो गए, लेकिन अब 20,000 लोग रॉकी के साथ मिल चुके थे जो कि उसके एक इशारे पर कुछ भी कर सकते थे। रॉकी के अलावा कई ऐसे और भी लोग थे जिनकी नज़र केजीएफ पर टिकी हुई थी, जिनमें से एक था दुबई का इनायत खलील और दूसरा था सूर्यवर्धन का छोटा भाई अधीरा, जो कि अभी भी मरा नहीं था, वह सिर्फ मरने का नाटक कर रहा था। और यह सारी घटनाएं हुई थी 1978 में।
पर यह सिर्फ आधी कहानी है। बाकी की कहानी चैप्टर 2 में दिखाई जाएगी, जिसमें रॉकी का कई लोगों के साथ सामना होगा जो कि केजीएफ पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही सेकेंड पार्ट में हमें यह पता चलेगा कि क्यों प्रधानमंत्री ने 1981 में रॉकी को मारने का ऑर्डर दिया। अब यहाँ एक बात बता दें कि चैप्टर 2 में अधीरा का रोल प्ले करने वाले हैं बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त और प्राइम मिनिस्टर रमिका सेन का किरदार निभाएंगे रवीना टंडन। और केजीएफ चैप्टर 2 14 अप्रैल 2022 को रिलीज होगी। तो दोस्तों, यह थी केजीएफ चैप्टर 1 की पूरी कहानी। केजीएफ चैप्टर 1 मूवी आपको कैसी लगी और आप चैप्टर 2 का वेट कर रहे हो या नहीं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा लो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और हमें वीडियोस बनाने की मोटिवेशन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।